नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का हृदय से स्वागत है। चलिए आइए हम लोग डिफरेंशियल रिले में कुछ जो उसके ऑपरेशन में कुछ दिक्कतें आती हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। इससे पहले थोड़ा सा मैं डिफरेंशियल रिले के बारे में बताना चाहूँगा। हम लोगों ने पिछले क्लास में डिफरेंशियल रिले के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था करंट डिफरेंशियल रिले या तो प्लेन डिफरेंशियल रिले। तो करंट डिफरेंशियल रिले या प्लेन डिफरेंशियल रिले कुछ ऐसा हुआ करता था, ये हमने कोई वाइंडिंग माना था जिसको हमें प्रोटेक्ट कराना था और उसमें हम सीटी लगाए थे। उसमें हमने सीटी लगाया था, ये हमने सीटी लगाया था और सीटी के साथ में सीटी की सेकेंडरी को सीरीज में जोड़ते हुए इसमें हमने डिफरेंशियल रिले लगाया था। ये जो रिले में लगा दिया हूँ ये डिफरेंशियल रिले था। और हम लोगों ने ये माना था कि जब इसमें करंट का डिफरेंस आएगा, अगर ये I1 मानूं और इसको मैं I2 मानूं, जब I1 माइनस I2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 मीन्स कि 0 से अधिक होना चाहिए, तो अगर ये ऐसी स्थिति आती थी तो रिले मेरा ऑपरेट करता था। लेकिन हम लोगों ने ये देखा था कि थोड़ा सा अगर याद हो आपको तो हमने ये माना था कि यहाँ पर F1 फॉल्ट आया था, यहाँ पर F1 फॉल्ट आया था यहाँ पर, और जो CT से CT के बीच प्रोटेक्शन करता है डिफरेंशियल रिले, पिछली क्लास में ये बताया जा चुका है। CT से CT के बीच का केवल प्रोटेक्शन करता है ये डिफरेंशियल रिले, इसलिए हम इसको यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम बोलते हैं। और CT के बाहर एक फॉल्ट F1 आया था और F1 के कारण हमारी करंट कुछ फ्लो हुई होगी, वो पिछले क्लास में आप देख लीजिएगा, उसमें हमने मान के कुछ बताया था। तो जब फॉल्ट F1 पॉइंट पर आता है तो रिले ऑपरेट मेरा नहीं करता है। इसको एक और हम नाम दे सकते हैं, जैसे CT के बाहर अगर कोई फॉल्ट आता है तो इसको मैं एक और नाम देता हूँ, इसको बोला जाता है थ्रू फॉल्ट। क्या बोलेंगे? थ्रू फॉल्ट। इसको लिख लीजिए कॉपी में। तो F1 पर फॉल्ट आया था तो रिले ऑपरेट मेरा नहीं किया था। F2 पर फॉल्ट, यहाँ F2 हुआ करता था, F2 पर फॉल्ट आता था तो रिले ऑपरेट कर जाती थी। इसी तरीके से F3 एक हम लोगों ने माना था कि F3 फॉल्ट, यहाँ पर भी रिले ऑपरेट कर जाया करती थी। हम लोगों ने इतना समझा था और इसमें हमने ये देखा था कि डिफरेंशियल रिले में कोई रिस्ट्रेनिंग कॉइल नहीं होती है। या तो सामान्य दशा में इसमें I1 I2 का जो मान है वो 0 के बराबर होता है, इनका दोनों का डिफरेंस सामान्य दशा में मीन्स जब कोई फॉल्ट नहीं आता है तब 0 होता है डिफरेंस, तो रिले ऑपरेट नहीं होता है। और जब एबनॉर्मल कंडीशन आती है, कोई फॉल्ट आता है, तो रिले में बहने वाली करंट जो है वो 0 से अधिक हो जाती है, कुछ उसका डिफरेंस आता है, करंट का कुछ डिफरेंस आता है, उसी के आधार पर रिले मेरी ऑपरेट कर जाती है। तो हम लोगों ने ये देखा था कि प्लेन डिफरेंशियल रिले में ऐसा कोई रिस्ट्रेनिंग कॉइल नहीं होता है, ना ही रिस्ट्रेनिंग कॉइल की हमको ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये तो हुई फॉल्ट की कंडीशन। अब आप ये समझो कि इसमें फॉल्ट नहीं है। अभी आप ये समझो एक उदाहरण के तौर पर कि इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, और ये CT, और ये जो CT है ये कितने की है? हमने ये माना कि 400/5, और इस CT को भी हमने माना 400/5। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये रेशियो कभी एग्जैक्ट नहीं होता है, कभी भी एग्जैक्ट एकदम डिट्टो नहीं होगा, कुछ ना कुछ एरर होता है ना, कि कुछ ना कुछ 0.2% का मिनिमम एरर हम लेके चलते हैं, 0.2% का हम लोग मिनिमम एरर लेके चलते हैं। तो मैं ये मानूं कि यहाँ इस वाले में CT में मान लूँ कि यहाँ पर 0.500 सेकेंडरी में आता है और इसमें मैं मान लूँ कि 5 ही आता है। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ इसमें हमने ये CT रेशियो है और ये CT रेशियो, हम चाहते क्या थे कि दोनों CT 400/5 400/5 400/5 400/5। लेकिन हम कितना भी एक्यूरेट डिज़ाइन करें, हम CT को कितना भी एक्यूरेट डिज़ाइन करें, कुछ ना कुछ उसमें एरर रह ही जाता है। तो मैं
जो कम से कम एरर होता है हमारे पावर सिस्टम में, हम देखते हैं वो 0.2% का होता है। तो यहाँ हमने मान लिया कि ये वाला CT रेशियो इसका 4/, इतना एम्पियर है, इसका है इतना। अब इसमें मैं मानता हूँ कि इसमें 400 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ से ये 400 आएगी करंट, यहाँ भी 400 एम्पियर फ्लो होगी और ये आगे निकल जाएगी, 400 एम्पियर फ्लो हो जाएगी। अब ये बताओ, आप ध्यान दो यहाँ पर, अब ये बताओ यहाँ पर ये CT लगा हुआ है, प्राइमरी में CT कितना करंट फ्लो हो रहा है, 400 एम्पियर, तो सेकेंडरी में कितना फ्लो होगा इस रेशियो के अनुसार, अगर 400 प्राइमरी में तो सेकेंडरी में कितना होगा 5.002। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये करंट यहाँ आएगी, यहाँ कितना आया 5.002। अब इसी तरीके से इसमें देखो, यहाँ कितना करंट फ्लो हो रहा है CT की प्राइमरी में 400 एम्पियर, सेकेंडरी में कितना फ्लो होगी इसके अनुसार फ्लो होगी, कितना होगा 5 एम्पियर। ये कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आई, कितना आई यहाँ पर 5 एम्पियर, यहाँ कितना करंट फ्लो हो रही है 5.002। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 0.002, मीन्स ये कितना है 0 से अधिक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिले ऑपरेट कर जाएगी, रिले ऑपरेट कर जाएगी। तो हमने ये देखा कि हमारा प्लेन डिफरेंशियल रिले है, तो उसमें कुछ एरर्स आ सकते हैं, वो CT के कारण एरर आ सकते हैं, पायलट वायर के कारण एरर आ सकते हैं, अभी आगे मैं बताऊंगा मैग्नेटाइजिंग इनरस करंट के कारण एरर आ सकता है, टैप चेंजिंग के कारण टैप चेंजिंग के कारण एरर आ सकता है। वो टैप चेंजिंग हम ट्रांसफार्मर में करते हैं। तो हमने ये देखा कि हमारा कहीं फॉल्ट नहीं था, लेकिन CT रेशियो के एरर के कारण हमने देखा कि इस रिले में डिफरेंस करंट फ्लो हुई और इस डिफरेंस करंट के कारण रिले मेरा ऑपरेट हो गया। तो एक बात यहाँ पर ये हमको निकल के आई, एक बात हमको ये निकल के आई कि बहुत छोटे डिफरेंस पर इस रिले को ऑपरेट हमको नहीं कराना चाहिए, क्योंकि जो CT रेशियो का एरर है या अलग अलग चीज़ों का एरर है, वो मेजर एरर तो होगा नहीं, वो छोटा ही एरर होगा ना। तो उस छोटे एरर पर, उस छोटे करंट के डिफरेंस पर ये रिले ऑपरेट नहीं करना चाहिए, ये रिले ऑपरेट नहीं करना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इस रिले में हम लोग एक और कॉइल यूज करते हैं। हम लोग यहाँ पर जैसे कि ये रिले हमने बनाया था, तो ये होता है कॉइल के फॉर्म में होता है, इसको मैं बोलता हूँ ऑपरेटिंग कॉइल, और साथ ही साथ जैसे अन्य रिलों में यूज होता है रिस्ट्रेनिंग कॉइल, तो वैसे इसमें भी हम रिस्ट्रेनिंग कॉइल लगा देंगे। जब हम रिस्ट्रेनिंग कॉइल लगा के इसको यूज करते हैं तो ये सारी समस्या से हमको समाधान मिल जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं अपने बेसिक टॉपिक पर, जो आज का हमारा टॉपिक है। यहाँ तक कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, नहीं भी आई हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आगे फिर अभी बता रहा हूँ। आज की मेरा टॉपिक है डिफ़िकल्टीज एसोसिएटेड विथ डिफरेंशियल रिले। डिफरेंशियल रिले का मतलब यह है कि यहाँ पर प्लेन डिफरेंशियल रिले से इसका मतलब है कि इन प्लेन डिफरेंशियल रिलों में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, उस डिफ़िकल्टीज़ को दूर कैसे करना होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं और उनको कैसे हम दूर कर सकते हैं। बारी बारी से हम लोग इसको लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक देखते रहिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। चलो, तो जो पहली डिफ़िकल्टीज आती है, वो आती ये है डिफरेंस इन पायलट वायर लेंथ। डिफरेंस इन पायलट वायर लेंथ। डिफरेंस इन पायलट वायर लेंथ। पायलट वायर कौन सा, ये जो सीटी के सेकेंडरी को रिले से कनेक्ट करता है, ये सब पायलट वायर कहलाता है। जो ये कनेक्टिंग वायर होता है इसको मैं पायलट वायर कहता हूँ। अब ये देखो होता है क्या, इसकी लंबाई कम ज़्यादा भी हो सकती। कम ज़्यादा कैसे हो सकती है? अब ज़रूरी नहीं है कि हमारा ये कोई मेरा मान लो सिस्टम है। अब हो सकता है इधर जो मेरी सीटी लगी हो, इतनी दूरी पे लगी हो, और जो इधर वाली सीटी मेरी लगी है इतने ही दूरी पर लगी है।
है कि नहीं, इतने ही दूरी पर लगी है। तो जो मेरा पायलट वायर हुआ, ये जो मेरा पायलट वायर आया रिले में, सॉरी, ये जो मेरा पायलट वायर हुआ, आप ध्यान दीजिए, और यहाँ पर मेरा रिले लग गया। ये हमारा कोई सिस्टम है जिसको मुझे प्रोटेक्ट करवाना है। आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे कि इस वाली सीटी से इस रिले में जो कनेक्ट किया गया पायलट वायर उसकी लंबाई ज़्यादा है, और इस रिले से इस सीटी में जो कनेक्ट किया गया पायलट वायर इसकी लंबाई कम है। तो ये डिफरेंस आ सकता है, पायलट वायर की लंबाई में डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि ये सीटी के लोकेशन पर डिपेंड करता है, सीटी हमारी कहाँ इंस्टॉल की गई, कितने डिस्टेंस पर इंस्टॉल की गई है। और हम हर जगह पर, हर सभी जगहों पर एक सिस्टम से इक्वल डिस्टेंस पर हम सीटी नहीं लगा सकते हैं। ना लगाने का रीज़न सिर्फ इतना है कि हर जगह उतना स्पेस नहीं होता है, उतना इक्वल स्पेस नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं सीटी हमारा आगे पीछे हो जाता है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, उसका भी हमारे पास समाधान है, क्योंकि स्पेस ना होने के कारण सीटी को हमको इधर उधर करना ही पड़ता है। तो जो पायलट वायर का लेंथ में डिफरेंस आता है उसके कारण होता क्या है कि इनके इम्पीडेंस में डिफरेंस आता है, और इम्पीडेंस में डिफरेंस होने के कारण ये जो रिले कनेक्ट होती है, ये जो रिले कनेक्ट होती है इक्वल पोटेंशियल पर कनेक्ट नहीं हो पाती है। इक्वल पोटेंशियल पर कनेक्ट ना होने के कारण ये रिले ऑपरेट कर जाती है सामान्य दशा में भी। तो इस समस्या से निदान पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड के पायलट वायर का इम्पीडेंस मैच करा लेते हैं। जिधर इम्पीडेंस कम होता है उधर हम सीरीज में रेजिस्टेंस लगाकर उसके इम्पीडेंस को बढ़ाकर हम एडजस्ट कर लेते हैं। ये हम ऐसे पायलट वायर से सुरक्षा प्राप्त करते हैं। पायलट वायर की दिक्कत को ऐसे मैं सॉल्व करता हूँ। चलो इसको हटाते हैं और लिखा जाए इसी चीज़ को। ऐसा है, जब मैं फिगर आपको समझाते टाइम जब मैं बनाता हूँ तो उसको भी आप नोट कर लिया करिए, उस फिगर को आप बना लिया करिए। यहाँ पर लिखिएगा पायलट वायर की अलग अलग लेंथ होने के कारण पायलट वायर की अलग अलग लेंथ होने के कारण इनका इम्पीडेंस भी अलग अलग होता है जिसके कारण रिले इक्विपोटेंशियल पर कनेक्ट नहीं हो पाता है। इसमें आगे लिखिए, रिले अधिक सेंसिटिव होने के कारण ऑपरेट कर जाता है। ठीक है, अब इससे बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, पायलट वायर के सीरीज में मैं रेजिस्टेंस लगाता हूँ। इससे बचने के लिए पायलट वायर के सीरीज में
पायलट वायर के सीरीज में इम्पीडेंस लगाकर एडजस्ट किया जाता है। एडजस्ट किया जाता है। ये हुई पायलट वायर की कहानी। अब अगला हम लोगों ने जैसे अभी सीटी वाला डिस्कस किया ही है, तो लिख लेते हैं सीटी रेशियो एरर। तो इसको हटाया जाए, अगली हेडिंग डालिए सीटी रेशियो एरर। सीटी रेशियो एरर देखो, डिफरेंशियल रिले का जो अभी पिछली क्लास थी तो उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि डिफरेंशियल रिले कैसे ऑपरेट मेरा करता होगा। अब उस डिफरेंशियल रिले में क्या दिक्कतें आती हैं तो उसका हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। और ये भी तो हम समझ रहे हैं ना कि ये जो दिक्कत आ रही है इसको कैसे रेक्टिफाई करें। इसी सब चीज़ों से तो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है ना। जब आपका थ्योरी अच्छे से तैयार रहेगा कि क्या, क्यों, कैसे, क्या रीज़न है, तभी तो आप आगे कर पाओगे। चलो इसमें अगली हेडिंग डाल लो सीटी रेशियो एरर। सीटी रेशियो एरर। सीटी रेशियो एरर। सीटी रेशियो एरर में फिर से हम करते हैं क्या है, जल्दी से फिगर बना देते हैं सेम। सीटी रेशियो एरर के लिए हम जल्दी से फिगर बना देते हैं और इसमें हमने सीटी एक कनेक्ट कर दिया, ये सीटी हमने कनेक्ट किया, यहाँ पर डिफरेंशियल रिले हम कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पर अगर मैं मानूँ कि इधर से करंट, यहाँ पर मैं मानूँ कि इधर I1 करंट, इधर से I करंट फ्लो हो रही होगी तो इधर भी तो I होगी। हाँ, अब इधर इसी तरीके से I1 करंट आएगी, यहाँ पर I1 आ जाएगी और इसी तरीके से यहाँ पर I2 करंट होगी, ये I2 करंट होगी। ऐसे कुछ होता है और इसका डिफरेंस रिले में प्रवाहित होता है, ऐसे होता है। अब माना ये जाए कि जो सीटी ये वाली हमारी क्या है, मैं इसको मान के चलूँ कि ये CT2 है और ये CT1 है। अब CTR1 पहले का सीटी रेशियो वही हमने मान लिया 400/5.002, दूसरे का सीटी रेशियो 400/5, ठीक है, 400/5 ये हुआ। अब हमने ये माना, ये हमने सीटी लगा दिया और हमने ये माना कि यहाँ पर जो करंट मेरी फ़्लो हो रही है वो प्राइमरी में 400 एम्पियर हो रही थी। ये प्राइमरी में मींस प्राइमरी सेकेंडरी नहीं, सॉरी, इधर 400 जाएगी तो आगे भी 400 एम्पियर करंट फ्लो होगी। अब इसमें 400 एम्पियर करंट फ्लो होगी तो इसका मतलब इसकी सेकेंडरी में कितना फ्लो होगी, इसके सीटी रेशियो के अनुसार। CT1 का सीटी रेशियो क्या है, 400/5.002, 5.002। अच्छा, यहाँ पर ये 0.002 कैसे आया, ये एरर होता है, मैन्युफैक्चरिंग एरर होता है तो उसके कारण आ ही जाता है। आप चाहे कितना अच्छा मटेरियल बनाइए, कितनी अच्छी कंपनी से लीजिए, कुछ ना कुछ एरर आना ही आना है। तो यही है एरर। यहाँ पर भी हमारा आ गया 5.002 और इधर मैं मान के चल रहा हूँ कि 5 ही है, इक्वल है 5। तो ये I2 हम इधर लिख लेते हैं, I2 बराबर 5 एम्पियर और इनका जो डिफरेंस यहाँ पर आएगा I1 - I2 मतलब हुआ कि 5.002 - 5
इज इक्वल टू कितना आ गया 0.002। शायद थोड़ा छोटा हो गया लेकिन दिख रहा होगा। तो हमारा समझाने का मकसद ये है कि यहाँ पर CT रेशियो एरर के कारण भी ट्रिपिंग हो सकती है, जबकि फॉल्ट हमारा नहीं आया, जबकि फॉल्ट मेरा नहीं आया है, सारी स्थितियाँ सामान्य हैं, लेकिन उसके बाद भी CT रेशियो एरर के कारण भी आ सकता है फॉल्ट। तो इससे बचने के लिए हम लोग लगाते हैं परसेंटेज डिफरेंशियल रिले। परसेंटेज डिफरेंशियल रिले का मतलब ये होता है कि वो परसेंटेज सेलेक्ट करता है कि भाई अगर इसका डिफरेंस 10% तक है या 20% तक है या 30% तक है तो उतने में रिले ऑपरेट नहीं होगा, उससे अधिक में ऑपरेट होगा, उससे अधिक में ऑपरेट होगा। तो इसके लिए हम लोग लगाते हैं परसेंटेज डिफरेंशियल रिले। परसेंटेज डिफरेंशियल रिले अभी आगे आएगा आपका। तो CT रेशियो एरर का तो मतलब आप समझ गए होंगे ना कि CT रेशियो एरर होता क्या है और उसके कारण क्या होता है, ये तो बात की कहानी है। सबसे पहले तो हमको यही समझना है ना कि CT रेशियो एरर असल में होता क्या है। CT रेशियो एरर असल में होता यही है जो 4/5.002 हो गया, जबकि होना कितना चाहिए था 5 एम्पियर होना चाहिए था, और है कितना 5.002। तो यही हो जाता है हमारा एरर, इसी को मैं बोलता हूँ CT रेशियो एरर। तो यहाँ पर लिख लीजिए CT रेशियो एरर के कारण, CT रेशियो एरर के कारण सामान्य दशा में भी CT रेशियो एरर के कारण सामान्य दशा में भी CT की सेकेंडरी द्वारा रिले में डिफरेंस करंट मतलब ये वाली, ये जो हमने निकाला ना डिफरेंस करंट I1 - I2, ये वाला डिफरेंस करंट प्रवाहित होती है, जिसके कारण रिले ऑपरेट कर जाता है। इससे बचने के लिए परसेंटेज डिफरेंशियल रिले का प्रयोग करते हैं। परसेंटेज डिफरेंशियल रिले का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये हमारा होता है CT का डिफरेंस, CT का जो रेशियो है उसके डिफरेंस के कारण। अगला हम लोग देख लेते हैं इनरस करंट के कारण। इनरस करंट वाली कहानी आती है आपकी ट्रांसफार्मर में, और आप अल्टरनेटर में भी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज करते हो, ट्रांसफार्मर भी यूज करते हो, बस बार में भी डिफरेंशियल रिले यूज करते हो। लेकिन जो इनरस करंट की समस्या आती है वो आती है आपके ट्रांसफार्मर में। वो क्या आती है उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो इसको सबसे पहले हटा दिया जाए, उसके बाद समझते हैं। मैग्नेटाइजिंग इनरस करंट की समस्या आती है, उस चीज़ को समझा जाएगा। और वो स्विचिंग के टाइम में आता है, स्विचिंग के टाइम में, और बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, बहुत ही कम टाइम के लिए। हेडिंग डालिए, मैग्नेटाइजिंग इनरस करंट
मैग्नेटाइजिंग इनरस करंट at the switching condition मैग्नेटाइजिंग इनरस करंट एट द स्विचिंग कंडीशन। देखो समस्या ये होती है कि अगर हमारा कोई ऐसा ट्रांसफार्मर, मानो ये मान लो हमारा कोई सोर्स है और ये मेरा कोई ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है जैसे ही आप इस ट्रांसफार्मर को ऑन करते हो वैसे ही यहाँ पर एक इनरस करंट फ्लो होती है, इनरस करंट, और सेकेंडरी साइड ओपन है तो सेकेंडरी साइड कौन सी करंट फ्लो होगी, जीरो करंट फ्लो होगी। और जो इनरस करंट होती है वो फुल लोड का लगभग 6 से 10 गुना होता है, फुल लोड का लगभग 6 से 10 गुना होता है। और ये 6 से 10 गुना हो गया तो जब इसको अगर मैं I1 मान लूँ तो I1 माइनस I2 बराबर हो जाएगा I इनरस माइनस 0 बराबर I इनरस। मतलब ये हुआ कि 6 से 10 गुना तक करंट फ्लो होगी फुल लोड का। तो आप बताओ रिले में 6 से 10 गुना करंट हमारी फ्लो हो गई, रिले में 6 से 10 गुना करंट मेरी फ्लो हो गई, तो रिले क्या मेरा ऑपरेट नहीं करेगा, तुरंत ऑपरेट कर जाएगा आपका रिले, आपका रिले तुरंत ऑपरेट कर जाएगा। और ऐसा तो तुरंत ऑपरेट कर जाएगा जबकि आप चाहते नहीं हो, क्योंकि ट्रांसफार्मर आप जब भी ऑन करोगे, जब भी आप ट्रांसफार्मर ऑन करोगे इनरस करंट तो फ्लो होना ही होना है। लेकिन आप क्या चाहोगे कि इनरस करंट के दौरान ट्रांसफार्मर ऑपरेट ना हो, आप तो यही चाहोगे, लेकिन होगा, लेकिन ऑपरेट तो हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं उसको भी हम लोग समझेंगे। इसको लिखते चलते हैं और फिर थोड़ा थोड़ा समझते भी चलते हैं। लिखो, जब ट्रांसफार्मर को नो लोड पर, जब ट्रांसफार्मर को नो लोड पर ऑन करते हैं, जब ट्रांसफार्मर को नो लोड पर ऑन करते हैं, जब ट्रांसफार्मर को नो लोड पर ऑन करते हैं तो इनरस करंट फ्लो होती है, इनरस करंट फ्लो होती है। इनरस करंट फुल लोड का, इनरस करंट फुल लोड का 6 से 10 गुना होता है, 6 से 10 गुना होता है। मतलब ये हुआ कि, मतलब कुछ ऐसा समझो कि ये मेरा कोई ट्रांसफार्मर है, ये आपका कोई ट्रांसफार्मर है, ऐसा ही सिंबल बनाया हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नहीं समझना है। और ये आपका कोई सोर्स है, इस सोर्स से ये लगा हुआ है ट्रांसफार्मर, ये और ये आपका
ये ऐसे आपका ट्रांसफार्मर कनेक्ट है, ठीक है। अब देखो इधर कौन सी करंट मानेंगे, इधर वाली बहने वाली करंट को हम I1 मानते हैं और इधर वाली बहने वाली करंट को हम I2 मानते हैं। अब जैसे ही इसको मैं ऑन करूँगा, जैसे मैं इसको ऑन करूँगा, अभी ये ओपन है तो इसमें इनरस करंट फ्लो होगी। कौन सी करंट फ्लो होगी, इनरस, I एन आर मतलब आई इनरस। और सेकेंडरी साइड क्या है, ओपन है। सेकेंडरी साइड ओपन है तो क्या इधर होगा, जीरो करंट फ्लो होगी। तो अगर इसमें कोई सीटी लगा होता, इसमें कोई सीटी लगा होता तो इनका दोनों का हम ले जाते हैं किसमें, रिले में लेके आते हैं। और इन दोनों को जो रिले में लाते हैं, इस रिले में जो आया वो रिले का डिफरेंस ही तो रिले को ऑपरेट कराता है, रिले का डिफरेंस ही तो रिले को ऑपरेट कराता है ना, समझ रहे होंगे ये बात। तो जब इसको हम ऑन करेंगे तो रिले में क्या होगा, देखो एट द इंस्टेंट ऑफ स्विचिंग जैसे मैं करूँगा, I1 मेरा किसके बराबर होगा, I इनरस के बराबर होगा, और I2 मेरा किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। अब रिले में फ्लो होने वाली करंट कौन सी होगी, I1 माइनस I2। I1 माइनस I2 का मतलब I इनरस माइनस I2। I इनरस की जगह I इनरस समझो, I2 की जगह जीरो, तो I इनरस कितना आ गया, I इनरस कितना होता है, 6 to 10 PU। 6 to 10 PU मतलब पर यूनिट, 6 to 10 PU मतलब पर यूनिट। फुल लोड का 6 से 10 गुना हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर रिले में आपकी 6 से 10 गुना करंट फ्लो हो गई फुल लोड का, तो आपको क्या होगा, रिले आपकी ऑपरेट कर जाएगी। लेकिन आप क्या चाहते हो, रिले ऑपरेट ना हो। अब एक और कंडीशन समझो, अब ऐसा समझो, ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन, इसमें भी हमने एक ट्रांसफार्मर मान के रखा है, ये ट्रांसफार्मर मान के हमने रखा है, और ये हमारा सोर्स से कनेक्ट है। ये मेरा सोर्स से कनेक्ट है, ये अभी किससे कनेक्ट है, लोड से कनेक्ट है, और ये भी ऑन है और ये भी ऑन है, मीन्स इसमें कुछ लोड करंट फ्लो हो रही होगी। अब इसमें आप मानो कि यहाँ पर फॉल्ट आ गया, यहाँ पर मानो कोई फॉल्ट आ गया, और फॉल्ट की कंडीशन में लगभग 8 से 10 गुना फुल लोड का 8 से 10 गुना करंट फ्लो होती है। फुल लोड का 8 से 10 गुना करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पर अगर आप I1 माइनस I2 निकालोगे तो क्या आएगा, 8 to 10 PU, फुल लोड का 8 से 10%। अब ध्यान दो, यहाँ पर जब आपका नो लोड पर जैसे मैं स्विच ऑन करता था कितना करंट फ्लो होती थी, 6 से 10 गुना फुल लोड का। जब फॉल्ट आता है तब कितना फ्लो होता है, 8 से 10 गुना। अब यहाँ पर समस्या ये आई कि हम चाहते हैं इस रिले को फॉल्ट की कंडीशन में ऑपरेट करा दें, लेकिन इनरस करंट की कंडीशन में मैं इस चाहता हूँ कि ये रिले मेरी ऑपरेट ना हो। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, बहुत गौर से ध्यान दीजिए कि जब ट्रांसफार्मर को जैसे मैं ऑन करता हूँ उसमें इनरस करंट फ्लो होती है, आप सब जानते हो। तो इनरस करंट कितनी होती है, 6 से 10 गुना। फॉल्ट करंट मेरा कितना होता है, 8 से 10 गुना। अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये कहूँ कि इनरस करंट 10 गुना फ्लो होती है, फॉल्ट करंट मेरा 10 गुना फ्लो होता है, भाई रिले में तो करंट ही फ्लो हो रही है, तो ये कैसे पहचाने, जो मेरा रिले है वो कैसे पहचाने भैया कि हमको इनरस वाली कंडीशन में मुझे ऑपरेट नहीं करना है।
और फॉल्ट वाली कंडीशन में मुझे ऑपरेट कर जाना है, जबकि करंट क्या है, वही है, करंट हमारी वही है, उतनी ही गुना है, लेकिन इनरस करंट में हम चाहते हैं ना ऑपरेट हो, फॉल्ट करंट में हम ऑपरेट करा दें। चलिए इस चीज़ को लिख लेते हैं, फिर आगे बताते हैं कि कैसे इनरस करंट के दौरान नहीं ऑपरेट करेगा और फॉल्ट के दौरान ऑपरेट कर जाएगा। चलो ऊपर वाला मैं हटा के लिखता हूँ, आप लोग इस जहाँ भी फिगर आप बनाए होंगे ना, उस फिगर के नीचे से लिखिएगा। ये कौन सी करंट है, ये वाली है फॉल्ट करंट IF। जहाँ आप फिगर बनाए हैं उसी के नीचे से लिखिएगा, जहाँ आप फिगर बनाए उसी के नीचे से लिखिएगा। उपरोक्त दोनों कंडीशन से स्पष्ट है कि इनरस करंट के कारण रिले में 6 to 10 pu धारा प्रवाहित होगी तथा फॉल्ट के कारण 8 to 10 pu धारा प्रवाहित होगी। ये बात तो स्पष्ट है। उपरोक्त दोनों दशा में रिले ऑपरेट कर जाएगी, लेकिन हम चाहते हैं कि फॉल्ट की कंडीशन में रिले ऑपरेट करे जबकि इनरस करंट के दौरान रिले ऑपरेट ना करे, जबकि हम चाहेंगे कि इनरस करंट के दौरान रिले ऑपरेट ना करे। अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट में ये हमको समझना है, तो एक अंतर ये होता है कि करंट जो हमारी इनरस करंट है और जो मेरी फॉल्ट करंट है ये लगभग सेम तो हैं, लेकिन इनरस करंट और फॉल्ट करंट में एक अंतर ये होता है कि इनरस करंट में हार्मोनिक्स होता है, और फॉल्ट करंट में हार्मोनिक्स नहीं होता है। तो रिले जो मेरा पहचान करता है वो हार्मोनिक्स के कारण ही पहचान करता है, और हार्मोनिक्स के कारण ही मैं चाहूँगा कि रिले ऑपरेट ना हो। तो इसमें अगला पॉइंट आप लिख लो, रिले इनरस करंट और फॉल्ट करंट में अंतर हार्मोनिक्स के
करता है, हार्मोनिक्स के कारण करता है। चलो इसको हटाते हैं, फिर आगे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत मज़ेदार चीज़ है, आप थोड़ा ध्यान लगा के समझिए बस इसको। हमने यही तो अभी तक पाया कि हमारा इनरस करंट के दौरान भी भाई साहब 10 गुना लगभग करंट फ्लो हो रही, फाल्ट के दौरान भी हो रही है, और रिले दोनों में ऑपरेट कर जा रही है, जबकि हम चाह रहे हैं कि इनरस वाली कंडीशन में रिले मेरी ऑपरेट ना करे। तो इन दोनों का अंतर जो है वो कैसे पहचान में आया? पहचान ऐसे आया कि जब हमारा इनरस करंट फ्लो होती है तो उसमें हार्मोनिक्स होती है, ये चीज़ आप पढ़े हैं। तो उसी हार्मोनिक्स को पहचान करके रिले ऑपरेट नहीं कराते हैं, और वो कैसे होता है समझते हैं। इसको हटा लिया जाए, फिर आगे भी लिखना होगा। जो हमारा फॉल्ट करंट है, देखो अब फॉल्ट करंट में अगर बेसिकली बात किया जाए कि फॉल्ट करंट में क्या क्या होता है, तो फॉल्ट अगर करंट लिखूं मैं, यहाँ ध्यान दो, अगर कहा जाए फॉल्ट करंट, फॉल्ट करंट, इधर ध्यान दीजिए, फॉल्ट करंट की बात, फॉल्ट करंट कहा जाए तो इसमें क्या क्या होता है? डीसी ऑफसेट होता है फॉल्ट करंट में, प्लस सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट, सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट। अरे भाई जब आपका फॉल्ट आता है तो ये ऐसे करंट फ्लो होती नहीं है, ये डीसी ऑफसेट होगा, सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट हो गया। तो आपका डीसी ऑफसेट आता है और सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट, सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज होती है। और आ जाइए अब इनरस करंट में, जब आपका इनरस करंट आता है, इनरस करंट तो क्या क्या होता है? इनरस करंट के दौरान आपका होता है डीसी ऑफसेट होता है, प्लस फंडामेंटल करंट प्लस हार्मोनिक्स। फंडामेंटल करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। और जो हार्मोनिक्स यहाँ पर आएंगी वो सेकेंड हार्मोनिक्स, थर्ड हार्मोनिक्स, फोर्थ हार्मोनिक्स, सेकेंड हार्मोनिक मतलब 100 हर्ट्ज, थर्ड हार्मोनिक्स मतलब 150 हर्ट्ज, फोर्थ हार्मोनिक्स मतलब 200 हर्ट्ज, ये होता है। ये इनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसियाँ होती हैं। खास बात ये है कि जो इनरस करंट के दौरान हार्मोनिक सेकेंड थर्ड फोर्थ आई, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा हार्मोनिक्स होता है वो सबसे ज़्यादा सेकेंड हार्मोनिक्स होता है, और ये होता है टोटल हार्मोनिक्स का 63%। टोटल हार्मोनिक्स कितना? 63%। तो हम लोग करते क्या हैं, हम कुछ ऐसा सिस्टम लगाते हैं कि वो सेकेंड हार्मोनिक्स को पहचान करे। सभी हार्मोनिक को पकड़ने से अच्छा है कि केवल एक हार्मोनिक्स को पकड़ा जाए, क्योंकि फंडामेंटल करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इसकी 100 हर्ट्ज है, इसकी 150 हर्ट्ज है, इसकी 200 हर्ट्ज है। और हम जानते हैं कि इनरस करंट के दौरान सेकेंड हार्मोनिक्स आता है, थर्ड आता है, फोर्थ आता है। सेकेंड वाला सबसे ज़्यादा होता है 63%। तो हम इसी को पकड़ने के लिए 100 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी को पकड़ने के लिए हम कुछ ऐसा सिस्टम लगाएंगे, और वो सिस्टम कुछ ऐसा होता है कि सेकेंड हार्मोनिक्स को वो रिस्ट्रेनिंग कॉइल में ले जाता है। रिस्ट्रेनिंग कॉइल सेकेंड हार्मोनिक को कहाँ ले जाएगा? रिस्ट्रेनिंग कॉइल में ले जाएगा। मतलब कि अगर ये जैसे मेरा रिले है, ये रिले है, इस रिले में जो हमारी ये रिस्ट्रेनिंग कॉइल है, इस रिस्ट्रेनिंग कॉइल में हम सेकेंड हार्मोनिक्स को लेके आएंगे। इस रिस्ट्रेनिंग कॉइल में हम सेकेंड हार्मोनिक्स को लेके आएंगे, और ये जो सेकेंड हार्मोनिक इस रिस्ट्रेनिंग कॉइल में आया,
ये क्या करेगा, रिस्ट्रेनिंग टार्क डेवलप करेगा। क्या करेगा, रिस्ट्रेनिंग टार्क डेवलप करेगा। और आप जानते हो कि जो आपका इनरस करंट होता है वो केवल ट्रांसफार्मर के स्टार्टिंग, जैसे स्विचिंग करते हैं उसी टाइम केवल आता है, उसके बाद नॉर्मल करंट फ्लो होती है। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही हम ट्रांसफार्मर की स्विचिंग करेंगे, जैसे ट्रांसफार्मर में हम स्विचिंग करेंगे, इनरस करंट फ्लो होगा। इनरस करंट फ्लो होने के कारण उसमें सेकेंड हार्मोनिक्स भी रहेगी। उसमें कुछ मैं ऐसा फिल्टर लगाता हूँ कि वो सेकेंड हार्मोनिक्स रिस्ट्रेनिंग कॉइल में जाएगा। तो अब क्या होगा, इस टाइम में जब स्विचिंग ऑन करेंगे तो इस रिस्ट्रेनिंग कॉइल में भी करंट फ्लो होगी और इसमें भी करंट फ्लो होगी। रिस्ट्रेनिंग कॉइल में भी करंट फ्लो होगी। रिस्ट्रेनिंग कॉइल में कौन सा, सेकेंड हार्मोनिक वाली, इसमें कौन सी करंट फ्लो होगी, इनका दोनों का जो डिफरेंस आता है ना 6 से 10%, वो वाला होगा। 6 से 10% ये वाला होगा। लेकिन हम लोग कुछ ऐसा सेट करते हैं कि रिस्ट्रेनिंग टार्क हमारा इस टाइम में रिस्ट्रेनिंग टार्क अधिक हो जाता है ऑपरेटिंग टार्क से, तो रिले हमारा स्विचिंग टाइम में ही ऑपरेट नहीं होता है। जो डिफरेंशियल रिले की इनरस करंट के कारण ऑपरेट होने वाली समस्या थी वो समस्या समाप्त हो जाती। समाप्त ऐसे होती है कि हम रिस्ट्रेनिंग वाली, हम सेकेंड हार्मोनिक वाली करंट को रिस्ट्रेनिंग कॉइल में प्रवाहित करेंगे और ये रिस्ट्रेनिंग कॉइल रिस्ट्रेनिंग टार्क डेवलप करेगा। स्टार्टिंग के टाइम में ऐसा हम नंबर ऑफ टर्न सेट करते हैं कि हमारा स्टार्टिंग टाइम में या स्विचिंग टाइम में रिस्ट्रेनिंग टार्क ऑपरेटिंग टार्क की तुलना में अधिक होगा, तो रिले मेरा ऑपरेट नहीं करेगा। चलो इसको लगा देते हैं। लिखो, इनरस करंट के कारण, इनरस करंट के कारण रिले में हार्मोनिक्स करंट प्रवाहित होती है। इनरस करंट के द्वारा ट्रिपिंग से बचने के लिए इनरस करंट के द्वारा ट्रिपिंग से बचने के लिए हार्मोनिक्स रिस्ट्रेन का प्रयोग करते हैं। हार्मोनिक्स रिस्ट्रेन का प्रयोग करते हैं। अगला लिखेंगे, इनरस करंट में सबसे अधिक सेकेंड हार्मोनिक होता है। सेकेंड हार्मोनिक को रिस्ट्रेनिंग कॉइल में प्रवाहित करके रिस्ट्रेनिंग टार्क डेवलप करते हैं।
डेवलप करते हैं, रिस्ट्रेनिंग टॉर्क डेवलप करते हैं, जिससे इनरस करंट के दौरान ट्रिपिंग से बचा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो रही हमारी इनरस करंट की कहानी। इनरस करंट वास्तव में ऐसा लग रहा था कि हमारा ऑपरेट हो जाना चाहिए रिले को, डिफरेंशियल रिले को, लेकिन हमने क्या देखा, उसमें रिस्ट्रेनिंग कॉइल लगा के हम अनावश्यक गलत ट्रिपिंग से हम बचाते हैं। चलो अगला ही एक समस्या है टैप चेंजिंग की। टैप चेंजिंग की समस्या आती है, टैप चेंजिंग के कारण भी आपका डिफरेंशियल रिले ऑपरेट कर जाता है। तो इसी चीज़ को देखते हैं, टैप चेंजिंग के कारण कैसे समस्या आती है। टैप चेंजिंग, चौथा है आपका टैप चेंजिंग। टैप चेंजिंग में देखिए होता क्या है। सबसे पहले तो आप जानते ही होंगे कि टैप चेंजिंग की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, ट्रांसफार्मर में पड़ती है। ट्रांसफार्मर में आप डिफरेंशियल रिले लगाते हैं, तो टैप चेंज हम जब करते हैं तो ट्रांसफार्मर में क्या चेंजेज आता है और रिले में क्या चेंजेज आता है, इस चीज़ को समझा जाए। तो हम पहले दो फिगर लेंगे। ये ट्रांसफार्मर है, ये मेरा ट्रांसफार्मर कनेक्ट है। ये जो ट्रांसफार्मर है ये है, इसकी जो रेटिंग है 132/33 kV और ये कितना है 40 MVA का ट्रांसफार्मर है। ये सेम ट्रांसफार्मर हमने यहाँ पर भी एक लिया है, सेम ट्रांसफार्मर। ठीक है, सेम ट्रांसफार्मर नहीं, इसका बाद में जिक्र होगा। होता ये वही है। चलो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। इसमें हमने क्या किया है, डिफरेंशियल रिले कनेक्ट किया गया है। तो डिफरेंशियल रिले कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, जैसे हम लोग करते चले आ रहे हैं वैसे ही हम लोग डिफरेंशियल रिले कनेक्ट करते हैं। ये हमने डिफरेंशियल रिले, ये हमारा सीटी हो गया, ये हमारा डिफरेंशियल रिले है, ये हमने कनेक्ट किया हुआ है। अब हमको ये सबसे पहले समझना है कि सीटी हम कैसे करते हैं। अब ये 132 kV 33 kV का है, मतलब इधर HV मान लें और इधर मैं LV मान लूँ। इधर कितना वोल्टेज है, 132 kV है, इधर कितना है 33 kV है। अब क्या करें, इस ट्रांसफार्मर की हम लोग फुल लोड करंट निकाल लें। हम क्या निकाल लें, फुल लोड करंट निकाल लें। तो कैसे निकालोगे फुल लोड करंट, ट्रांसफार्मर की जो कैपेसिटी होती है कैसे निकालते हो, अपरेंट पावर से निकालते हो। कितना दिया, 40 MVA। MVA में 10⁻³ से गुणा कर दो, 10⁻³ से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, VA हो जाएगा। P बराबर आप लिख दो √3VI बराबर 40 × 10⁻³ तो √3। अब 132 kV साइड की बात चल रही है तो हम यहाँ 132 kV लिखेंगे, I की जगह I × 40 × 10⁻³ तो I बराबर क्या आ जाएगा, 40 × 10⁻³ बटे √3 × 132।
अब इसको सॉल्व करो, इसको देखो सॉल्व करो, फटाफट मोबाइल ले लो, सॉल्व करो, आप लोग भी मोबाइल से सॉल्व करो। जब इसको आप सॉल्व करते हो तो देखो कितना आता है करंट। आपका है 732 228.624 228.624 ये आता है 174.95। कितना आता है? 174.95। मीन्स ये हुआ कि अगर हम फुल लोड की बात करते, अगर मैं फुल लोड की बात करता तो यहाँ पर करंट जो फ्लो होती 174.95 फुल लोड की बात करते। अगर प्राइमरी में फुल लोड करंट फ्लो होता, प्राइमरी में अगर फुल लोड करंट फ्लो होता तो जाहिर सी बात है सेकेंडरी में भी फुल लोड ही करंट फ्लो होगा। तो सेकेंडरी में कितना फुल लोड करंट होगा उसको निकाल लो। उसको भी ऐसे निकाल लोगे, I बराबर 40 × 10⁻³ बटे जहाँ पर हम 132 kV रखते थे वहाँ पर हम 33 kV रख देंगे। इसको निकाल लो। ये तो आता होगा कैसे ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट निकालते हैं। 57.156 ये आ गया आपका 699.83 699.83 ये आया। ये हमारा क्या है? ट्रांसफार्मर के फुल लोड करंट हैं। ये मेरा जो 40 MVA का ट्रांसफार्मर है इसके लिए ये फुल लोड करंट है। इसके लिए प्राइमरी साइड की फुल लोड करंट ये है, सेकेंडरी साइड की फुल लोड करंट ये है। और मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि जो मैं सीटी लगाता हूं किसी एक फेज में, मैं एक ही सीटी लगाता हूं और उसी सीटी का यूज हम मीटरिंग में भी करते हैं और उसी सीटी का यूज हम प्रोटेक्शन में भी करते हैं। उसी सीटी का यूज हम मीटरिंग में करेंगे, साथ ही साथ हम प्रोटेक्शन में भी करेंगे। तो जो हमारे पास सीटियां आती हैं 132 kV लेवल की मैं बात करूं तो वो करीब आती हैं जैसे 100/1, 200/1, 400/1, 800/1, 1250/1 इस रेंज में आती है, इस तरीके से आती है। अगर 174.95 एम्पियर है मतलब 175 एम्पियर है तो ऐसी कोई सीटी नहीं आएगी कि 175 एम्पियर की हम सीटी लें। अगर हमको लेना होगा तो हमको कंपनी को स्पेशली ऑर्डर करना पड़ेगा कि हमको 175 एम्पियर की सीटी आप दो, ठीक है। तो यहाँ अच्छा इससे पहले एक चीज़ और समझो, चलो ठीक है ये बता रहा हूँ। यहाँ 174.95 एम्पियर है तो इधर जो मैं सीटी लगाऊंगा, इधर जो मैं सीटी लगाऊंगा आप समझो, इधर जो मैं सीटी लगाऊंगा मैं वो ऐसी सीटी लगाऊंगा कि जो इसको नाप सके। 100 एम्पियर क्या 175 एम्पियर को नाप पाएगा, मेजर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, 175 एम्पियर ज़्यादा है। 200 वाला क्या इसको कर पाएगा? हाँ कर पाएगा, लेकिन 200 वाला इससे ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला चल जाता है, कम वाला नहीं चलता है। तो मीन्स आप ये जान लो यहाँ पर जो मैं सीटी लगाऊंगा वो 200/1 एम्पियर की सीटी मैं लगाऊंगा, 200/1 एम्पियर की मैं सीटी लगाऊंगा। अब इधर देखो 699.83, 699.83 इसमें होता, इसमें देखो लगभग आप कह सकते हो 700 एम्पियर। तो यहाँ देखो 400, उसके बाद सीधे 800 एम्पियर है, 800 एम्पियर है। 700 की सीटी कोई बनती नहीं, अगर बनवाना चाहो तो स्पेशली ऑर्डर दे सकते हो, लेकिन ऐसा लोग करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। तो हम 800 वाली सीटी लगाकर 700 एम्पियर तक की करंट को बहुत आसानी से हम लोग नाप सकते हैं। ये तो रही सीटी की बात। तो यहाँ से देखा जाए तो हमने क्या पाया कि जो हमारा सीटी रेशियो होगा, सीटी रेशियो पहला वाला हो जाएगा 200/1
और दूसरा वाला हो जाएगा CT रेशियो 800/1। एक इसका और लॉजिक है समझने का, समझो एक चीज़ आप ये समझो, देखो ध्यान दो, इधर हमारा कितना 174 एम्पियर है, इधर हमारा 699, मतलब इधर 175 इधर 700। अभी आप ये बताओ कि प्राइमरी सेकेंडरी में करंट का डिफरेंस अभी आ गया। प्राइमरी ध्यान दीजिएगा 175 इधर 700, प्राइमरी में 175 फुल लोड, सेकेंडरी में 700 एम्पियर फुल लोड करंट। तो हम ये देख रहे हैं इधर प्राइमरी सेकेंडरी में अभी से करंट का डिफरेंस आ गया, फुल लोड में डिफरेंस आ गया करंट का। तो क्या रिले ऑपरेट तो कहीं नहीं कर जाएगी, कहीं इसी के कारण तो नहीं ऑपरेट कर जाएगी, क्योंकि देखिए इसका करंट ये है प्राइमरी का, इसका करंट ये है, और दोनों में बहुत अधिक डिफरेंस है, दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ से आपको लग रहा होगा कि रिले आपकी ऑपरेट कर जाएगी। लेकिन इससे बचने के लिए हमारे पास एक जुगाड़ है, या इससे बचने के लिए हम कुछ ऐसा करते हैं कि ये रिले के ये जो ट्रांसफार्मर की फुल लोड करंट है इसके कारण रिले ऑपरेट ना हो, हम कुछ ऐसा करते हैं अरेंजमेंट कि चूंकि भाई साहब अगर वोल्टेज का लेवल चेंज है, अगर ट्रांसफार्मर है तो वोल्टेज का लेवल दोनों साइड चेंज रहेगा, प्राइमरी का वोल्टेज कुछ और रहेगा, सेकेंडरी का वोल्टेज कुछ और रहेगा। जैसे कि यहाँ पर प्राइमरी में वोल्टेज 132 kV है और सेकेंडरी में वोल्टेज 33 kV है। तो अगर वोल्टेज का लेवल चेंज है तो सीधी सी बात है करंट का भी लेवल चेंज होगा, करंट का भी लेवल चेंज होगा। लेकिन यहाँ पर जो रिले बैठा है ये बड़ा जिद्दी है, ये जो रिले है ये बड़ा जिद्दी है। ये इससे मतलब नहीं है कि आपका वोल्टेज लेवल करंट लेवल क्या है, इसको चाहिए बराबर करंट। अगर दोनों साइड बराबर करंट आई तो रिले ऑपरेट नहीं करेगा, और अगर बराबर करंट नहीं आई तो रिले ऑपरेट कर जाएगा। ये सुनने वाला रिले नहीं है। अगर इसमें दोनों साइड से बराबर करंट आई तो रिले ऑपरेट नहीं करेगा, अगर बराबर से अलग कुछ डिफरेंस आ गया तो रिले ऑपरेट कर जाएगी। और आप देख रहे हो यहाँ पहले से ही डिफरेंस है, यहाँ पहले से ही डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को मिनिमाइज करने के लिए हम कैसे करते हैं, इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए ये 132/33 kV है, तो जाहिर सी बात इधर करंट की वैल्यू जो रहेगी, इधर वाली जो करंट की वैल्यू रहेगी वो थोड़ा सा कम रहेगी, इधर वाली करंट की वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा रहेगी। प्राइमरी की करंट की वैल्यू कम रहेगी, सेकेंडरी की करंट की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, मतलब प्राइमरी का फुल लोड करंट कम रहेगा, सेकेंडरी का फुल लोड करंट ज़्यादा रहेगा। यहाँ से ये ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट बताता है। तो इसके अब इसमें भाग दे दो 132/33, इससे भाग दोगे तो कितना आ गया 4 आ गया, इससे भाग दोगे तो कितना आ गया 4 का अंतर आ गया। तो आप जैसे कि 132 साइड अगर 200 का CT लगा रहे हैं 200/1 की, तो सेकेंडरी साइड इसका 4 गुना 2 चौको 800 गुना 2 चौको 8 की लगा दो। तो अब यहाँ पर देखो इनका अनुपात 800/4 800/200 तो बराबर कितना आ गया, ये भी 4 आ गया। मतलब जिस अनुपात में आपका वोल्टेज है उसके विपरीत अनुपात में आपको CT लगा देना होगा, तो आपका करंट बैलेंस हो जाएगा। वो कैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बैलेंस करंट फ्लो होगी। हमने क्या कहा, जिस अनुपात में मेरा वोल्टेज लगा है 132/33 मतलब 4 का अनुपात है, उसी के विपरीत अनुपात में हम करंट लगा CT लगा दें। मतलब ये हुआ कि प्राइमरी साइड देखो, प्राइमरी साइड 132 था, सेकेंडरी साइड 33। प्राइमरी साइड वोल्टेज अधिक था, सेकेंडरी साइड प्राइमरी साइड यहाँ पर वोल्टेज अधिक था, सेकेंडरी साइड वोल्टेज कम था। इसके विपरीत CT की बात करें तो प्राइमरी साइड CT रेशियो कम रहेगा, सेकेंडरी साइड ज़्यादा रहेगा। लेकिन इन दोनों का अनुपात 4 ही होना चाहिए। अगर इन दोनों का अनुपात हम 4 के अनुपात में हम लगाएंगे तो यहाँ जो CT के सेकेंडरी में करंट आएंगी वो समान करंट फ्लो होंगी, वो समान करंट फ्लो होंगी। अभी आपको मैं दिखा भी देता हूँ कैसे समान करंट फ्लो होगी। चलो इसको हटा दो। अब ये बताओ ये आपका CT रेशियो क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। CT रेशियो ये कहता है कि अगर प्राइमरी में अगर 200 एम्पियर करंट फ्लो हो तो सेकेंडरी में कितना करंट फ्लो होगा 1 एम्पियर। CT रेशियो का मतलब यही होता है। अब अगर प्राइमरी में 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो सेकेंडरी में कितना होगा 1/200। अब
प्राइमरी में कितना यहाँ करंट फ्लो हो रही है 174.5 174.95। तो सेकेंडरी में क्या हो जाएगा 1/200 गुणते 174.95। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.87 के करीब आएगा। इसको सॉल्व करके देख लीजिए, इसको सॉल्व करिए, मैं भी सॉल्व करता हूँ। साइड में हो जाता हूँ। हाँ 0.87 के करीब करंट आएगी। तो हमने यहाँ पर क्या पाया कि यहाँ जो रिले में करंट मेरी फ्लो हो रही है, यहाँ जो रिले में मेरी करंट फ्लो हो रही है कितना हो रही है 0.87। ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरे कंडीशन में आ जाओ। दूसरी कंडीशन क्या कह रही, जब प्राइमरी में सीटी रेशियो की बात मैं कर रहा हूँ अभी, जब प्राइमरी में 800 एम्पियर करंट फ्लो हो तो सेकेंडरी में कितना होगी 1 एम्पियर। जब प्राइमरी में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो तो सेकेंडरी में कितना होगा 1/800। अब सेकेंडरी की फुल लोड करंट कितना है 699.83। 699.83 अगर फ्लो होगा तो ये हो जाएगा 699.83/800। इसको सॉल्व कर लो तो आपका आ जाएगा 0.87। मतलब इधर भी 0.87 इस दौरान करंट फ्लो होगी 0.87। I1 माइनस I2 बराबर हो जाएगा 0.87 माइनस 0.87 बराबर 0। मतलब रिले मेरी ऑपरेट नहीं करेगी, रिले मेरी ऑपरेट इस कंडीशन में नहीं करेगी। यहाँ आप समझ गए होंगे, इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलो अब दूसरी कंडीशन देखो। अब वही ट्रांसफार्मर है, सेम ट्रांसफार्मर है, सेम मेरा जैसे कि मेरा जब पहले कंडीशन में 40 MVA ट्रांसफार्मर था, सेम वही ट्रांसफार्मर है, लेकिन मैं क्या किया हूँ थोड़ा सा टेप चेंज कर दिया हूँ। टेप चेंज का मतलब वोल्टेज लेवल को टेपिंग चेंज करके वोल्टेज लेवल को बढ़ाना या घटाना। सेकेंडरी साइड उसके वोल्टेज में चेंजेज आते हैं। तो प्राइमरी साइड अभी मेरा जो वोल्टेज है वो 132 kV है। सेकेंडरी साइड में मान लिया कि टेप चेंज होने के कारण ये हो गया 136 kV, 136 kV। तो अब इसमें भी मैं डिफरेंशियल रिले चाह रहा हूँ, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन चाह रहा हूँ। ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, यहाँ भी हम रिले लगाएंगे, यहाँ भी हम रिले लगाएंगे। ये रिले लग गया और सीटी हमारा वही है, सीटी हमारा 200/1 एम्पियर, 800/1 एम्पियर। ध्यान दो, देखो मेरा ट्रांसफार्मर वही है, ट्रांसफार्मर बदला नहीं, अलग फिगर है एक तरीके से मान के चलो। ट्रांसफार्मर मेरा वही है, सीटी वीटी सब कुछ वही है। तो सीटी में टेप चेंज करने का कुछ होता नहीं है, सीटी में कुछ नहीं होता, ट्रांसफार्मर में होता है। तो सीटी जैसे मेरी पहली सीटी 200/1 की रेशियो की थी और दूसरी वाली 800/1 एम्पियर की थी। तो एज इट इज वही सीटियाँ हैं, वही सीटियाँ सेम प्लेस पर वही हैं। हम क्या किए, ट्रांसफार्मर का टेपिंग चेंज कर दिए, ट्रांसफार्मर की हमने टेप चेंज कर दिया। तो प्राइमरी 132 का हो गया, अब सेकेंडरी कितने का हो गया 36 kV का हो गया। तो अगर इस दशा में फुल लोड करंट निकालो तो प्राइमरी साइड कितना वोल्टेज है, प्राइमरी साइड वोल्टेज 132 है। तो 132 के अनुसार कितना फुल लोड करंट आया था 174.95। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 174.95 एम्पियर। अब सेकेंडरी साइड कितना वोल्टेज, प्राइमरी साइड वोल्टेज मतलब यहाँ पर 132 kV और यहाँ पर 33 kV। तो सेकेंडरी साइड वोल्टेज हमको निकालना, सेकेंडरी साइड की हमको फुल लोड करंट निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, VI बराबर हमारा कितना दिया वैसे निकालते हैं, अपरेंट पावर जैसे निकालते हैं। √3 VI बराबर कितना है 40 MVA।
40 MVA है, √3 × 33 की जगह 36 × I बराबर 40 MVA को kVA में बदलने के 10⁻³ से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा बटे √3 × 36। अब इसको सॉल्व करिए, करंट कितना आ रहा है, आप भी सॉल्व करेंगे, सॉल्व करिए। 62 में 3 5 2 352, ये आ गया 641.51। कितना आएगा 641.51। कितना आएगा, यहाँ का फुल लोड करंट क्या होगा 641.51। कितना आया 641.51। हाँ, अब देखो यहाँ पर कितना 174.95। इस 174.95 के अनुसार इस सीटी में कितनी करंट फ्लो होगी, ध्यान दो। सीटी रेशियो हम लोग पकड़ते हैं, सबसे पहले सीटी रेशियो पकड़ेंगे। जब प्राइमरी में 200 एम्पियर तो सेकेंडरी में 1 एम्पियर, प्राइमरी में 1 एम्पियर करंट होगी तो सेकेंडरी में 1/200। इसी तरीके से 174.95 करंट फ्लो होगी तो सेकेंडरी में कितना होगा 1/200 गुणे 174.95। ये कितने के बराबर आता है 0.87। पहले आप सॉल्व कर चुके हो, 0.87 के बराबर ये आएगा। तो ये आपका यहाँ करंट फ्लो होगी, ये ऐसे करंट फ्लो होगी, ये यहाँ आएगी, यहाँ पर कितना आई 0.87 आ गई 0.87। अब हम सेकेंडरी की बात कर लेते हैं। प्राइमरी में कितना करंट, ये सीटी रेशियो शुरुआत हम लोग करते हैं, सीटी रेशियो से हमेशा निकालते हैं। प्राइमरी में अगर 800 तो सेकेंडरी में कितना 1 एम्पियर। अब इसी तरीके से 1/800 प्राइमरी की इसकी फुल लोड करंट कितनी है 641.51। तो 641.51 बटे कितना हो जाएगा 800। करंट की वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा, करंट की वैल्यू निकालो 641.51 भागे 800 कितना आया 0.80 आ रहा है। कितना आ रहा है 0.80। यहाँ पर कितना करंट है, यहाँ पर 0.87, यहाँ कितना करंट है 0.80। इस टाइम आप क्या देख पा रहे हो I1 माइनस I2 बराबर आ रहा है 0.07 एम्पियर। इन दोनों का डिफरेंस हम निकाल लेंगे तो कितना आएगा 0.07 एम्पियर। अब आप देखो कि हमने कुछ किया नहीं है, मीन्स इसमें कोई फॉल्ट नहीं आया है, इसमें कोई फॉल्ट तो आया नहीं, लेकिन ये ट्रांसफार्मर है तो टेप चेंजिंग की ज़रूरत तो पड़ती ही होगी। तो हमने केवल टेप चेंज किया है। टेप चेंजिंग के कारण हम क्या देख रहे हैं कि रिले में डिफरेंस करंट प्रवाहित हो रही है। टेप चेंजिंग के कारण रिले में डिफरेंस करंट प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण हमारी रिले ऑपरेट कर जाएगी, जिसके कारण रिले मेरी ऑपरेट कर जाएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग बायस्ड डिफरेंशियल रिले का प्रयोग करते हैं, बायस्ड डिफरेंशियल रिले का प्रयोग करते हैं और उसमें करंट का कुछ परसेंटेज सेट कर देते हैं कि अगर इसका डिफरेंस इतने परसेंटेज तक आया तो रिले मेरी ऑपरेट नहीं होना चाहिए। अगर इस परसेंटेज से ऊपर आता है करंट का डिफरेंस तो रिले को ऑपरेट होना चाहिए। तो ये आगे अभी आएगा, तो अभी इतना केवल समझो कि आप समझ गए होंगे कि हमने केवल टेपिंग चेंज किया। टेपिंग चेंज करने से देखिए रिले मेरी ऑपरेट हो गई। और ट्रांसफार्मर है तो उसमें टेप हमेशा चेंज होते रहते हैं, टेप चेंज होते रहते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। फिगर ये फटाफट बनाओ, जल्दी फिगर बनाओ। चलो इसको हटाएंगे अब, और समझ तो गए ही होंगे। इसमें थोड़ा सा लिखा दिया जाए। हुआ क्या, इसमें केवल ट्रांसफार्मेशन रेशियो चेंज हो गया। पहली जो कंडीशन थी ट्रांसफार्मेशन रेशियो की, पहली कंडीशन थी वो 132/33 kV थी। दूसरी कंडीशन में ट्रांसफार्मेशन रेशियो 132/33
36 हो गया, तो इसके कारण करंट का डिफरेंस आ गया। लिखो इसमें लिखो टैप चेंजिंग के कारण टैप चेंजिंग के कारण ट्रांसफार्मर का ट्रांसफार्मेशन रेशियो चेंज हो जाता है। ट्रांसफार्मेशन रेशियो चेंज हो जाएगा, जबकि सीटी रेशियो वही रहता है, जिसके कारण सामान्य दशा में भी रिले में डिफरेंस करंट प्रवाहित होने लगती है और रिले ऑपरेट कर जाती है। इससे बचने के लिए बायस्ड डिफरेंशियल रिले प्रयोग करते हैं। देखो अभी तक डिफरेंशियल रिले की क्लासेस में हम कहाँ तक पहुँचे हैं समझो। सबसे पहले जो पिछली क्लास थी उसमें हमने ये समझा कि डिफरेंशियल रिले से कैसे प्रोटेक्शन मिलता है। फिर उसके बाद हमने ये समझा कि डिफरेंशियल रिले मेरा कैसे ऑपरेट हुआ, प्लेन डिफरेंशियल। उसके बाद हमने ये देखा कि जब अगर हमारा प्लेन डिफरेंशियल रिले होता है तो उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, तो उस डिफ़िकल्टीज़ का हमने आज एनालिसिस किया। अब उस एनालिसिस से हमको रिजल्ट ये आया कि अगर हम बायस्ड डिफरेंशियल रिले का यूज करें, बायस्ड या परसेंटेज डिफरेंशियल रिले का हम यूज करें तो इन सब डिफ़िकल्टीज से हम बच सकते हैं। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा नेक्स्ट लेक्चर में इसी का होगा कि बायस्ड डिफरेंशियल रिले क्या होता है, कैसे ऑपरेट करता है और ऐसा क्या होता है कि ये सारे एरर्स इसमें नहीं आते हैं। तो आज की क्लास में यहीं पर एंड करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।